संसद में मेरे साथी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया जी, संसद में मेरे साथी पार्टी के आज महामंत्री अनंत कुमार जी और संसद में मेरे तीसरे साथी जो कि इस यात्रा के प्रमुख हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर और उनके साथ आए हुए युवा साथियों, मैं बधाई देता हूं इस कल्पना के लिए। यद्यपि ये पहली बार कल्पना नहीं हुई है, भारतीय एकता यात्रा डॉक्टर जोशी जी ने भी की थी। भारतीय शब्द था या राष्ट्रीय था या केवल एकता यात्रा था, लेकिन एकता यात्रा के नाम से एक यात्रा पहले भी पार्टी की हुई है जिसके प्रमुख डॉक्टर जोशी जी थे। लेकिन मैं जब अनुराग जी को यह तिरंगा झंडा दे रहा था तो मुझे यह बात ध्यान में आ रही थी कि अगर उस समय मैंने इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से किसी को तिरंगा झंडा दिया होता तो कानून के हिसाब से मैं अपराध करता, क्योंकि एनडीए की सरकार के आने से पहले जो फ्लैग कोड बना हुआ था सरकार का, उसके अनुसार कोई भी साधारण नागरिक तिरंगा झंडा लहरा नहीं सकता था, अपने ऊपर लगा नहीं सकता था। केवल मात्र जो अधिकारी थे वो अपनी कार पर लगा सकते थे, मकान पर लगा सकते थे। सामान्य नागरिक केवल 26 जनवरी को और 15 अगस्त को लगा सकता था और किसी दिन नहीं लगा सकता था। मुझे स्मरण है कि एक बार मैं विदेश में गया था, किसी एक भारतीय होटल में ठहरा हुआ था, तो उसने मुझे आकर के कहा कि देखिए यहाँ पर जिन जिन अलग अलग देशों की होटल्स हैं वो अपने अपने देश का झंडा लगाते हैं। कोई जर्मन होटल है तो वो आकर के जर्मनी का झंडा लगाता है, कोई रशियन होटल है वो अपना लगाता है, हम नहीं लगा सकते। इसका कुछ इलाज करवाइए। और फिर क्योंकि मैं गृह मंत्री था तो मैं यहाँ आया, मैंने मंगाया फ्लैग कोड, मैंने अधिकारियों से बात की और मैंने एक छोटी समिति बना करके मैंने कहा दुनिया भर के जितने सारे झंडों के बारे में कानून है वो देख करके आप एक नया फ्लैग कोड बनाइए जिसमें झंडा लहराने का अधिकार केवल मात्र सरकारी लोगों को हो। ये ठीक नहीं, सामान्य नागरिक के लिए भी। क्योंकि मैंने कहा कि क्या होता है कि जब क्रिकेट मैच होता है और कोई पठान, कोई धोनी, कोई अपना सुनील गावस्कर, वो कभी वो करते हैं कुछ चमत्कार, तो वो झंडे लेकर के और लोग उसकी करते, कानून दृष्टि से वो अपराध कर रहे। मैं नहीं चाहता हूं ये अपराध हो, ये अपराध खत्म होना चाहिए। तो फ्लैग कोड को फिर से लिखा गया
to India. It is not a part and parcel of India. It has not merged with India as Hyderabad has, as Junagadh has. It was a surprising statement. आप इस शब्द को समझिए, that Kashmir has acceded to India under a treaty of accession. It has not merged with India. और इसीलिए ये जो बीजेपी के लोग लगातार ये बात कहते रहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है. It has not merged with India. Hyderabad may have merged. Junagadh may have merged. उन्होंने ये दो स्टेट का उल्लेख किया. वैसे तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि अंग्रेज जब भारत छोड़ करके गए थे तो केवल भारत के दो टुकड़े नहीं किए. केवल भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दो बना करके ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को मुस्लिम लीग संभाले और भारत को या इंडिया को कांग्रेस संभाले. उन्होंने 555 स्टेट थे हिंदुस्तान में, प्रिंसली स्टेट, रजवाड़े थे. कहीं पर महाराजा था, कहीं राजा था, कहीं नवाब था, कहीं निजाम था, अलग अलग टाइटल्स थे. और उन सबको कह दिया कि आपकी सार्वभौमिकता, आपकी सॉवरेनिटी हम आपको वापस सुपुर्द कर रहे हैं. हम तो जा रहे हैं लंदन और आप जो चाहो करो. आप चाहो तो आजाद रहो, आप चाहो तो अपने को भारत के साथ तब्दील कर दो, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ तब्दील कर दो. जबकि ये बात जो अंग्रेज ने सोची थी वो सही नहीं थी, लेकिन कम से कम उनकी योजना ये थी कि केवल मात्र इस देश का विभाजन न हो, इस देश का विघटन हो, इसके बीज डाल देता. टेक्निकली गलत थे. अंग्रेजों ने ये जो कहा जरूरत दो सॉवरेनिटी, वो कोई सॉवरेनिटी उनकी थी नहीं, खत्म थी. मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जन्म वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं हुआ. हमारा जन्म 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ. और भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे. आप सब तो युवा है, मंच पर बैठे हुए लोग जो है उनका भी उनसे संपर्क तो कभी नहीं आया होगा. कोई विजय कुमार मल्होत्रा अकेले ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूं कि जो उनसे मिले होंगे सब होंगे. लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण इतना ऐसे विजनरी थे कि उनको लगा कि भारत का विभाजन हुआ है और विभाजन होने के साथ साथ हमको आजादी मिली है. ये खंडित होने की जो प्रवृत्ति अंग्रेज ने बीज के रूप में डाली है वो आगे चल करके गड़बड़ न हो जाए. बहुत कम लोगों को पता होगा. जब भारत का संविधान बन रहा था और 370 धारा लाई जा रही थी, तो 370 जब धारा लाई गई तो पंडित जी यहां नहीं थे. पंडित जी विदेश गए थे और पंडित जी ने 370 की धारा के बारे में शेख अब्दुल्ला से बातचीत कर ली. और फिर गोपाल स्वामी आयंगर थे उनके एक सहयोगी मंत्री, उनको कह गए कि देखो मैं तो जा रहा हूं विदेश और तुम इसको पीछे से पास करवा लेना. गोपाल स्वामी आयंगर ने सोचा कि ठीक है, पंडित जी ने कहा है तो हो जाना चाहिए. और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा क्योंकि जो भी कभी प्रावधान लाया जाता था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की मीटिंग अपनी होती थी जिसमें उसकी चर्चा होती थी. और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जब 370 प्रावधान ड्राफ्ट लेकर के आए गोपाल स्वामी आयंगर, सरदार पटेल उस दिन नहीं थे उस मीटिंग में, तो सब लोगों ने सुना कि क्या है, भारत का संविधान हम बना रहे हैं और इसमें 370 में
में लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा। कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया। कांग्रेस पार्टी में लोगों ने खड़े होकर देखा ये क्या है, ये कहां से? हिंदुस्तान में जो रजवाड़े थे उन रजवाड़ों के अपने अपने छोटे छोटे संविधान बने हुए थे, कईयों के थे, सबके नहीं थे लेकिन कईयों के थे। तो गोपाल स्वामी आयंगर ने समझाने की कोशिश की, बाकी सबके तो संविधान मर्ज हो गए भारत के संविधान में। इसी का अपवाद किया जा रहा है जम्मू कश्मीर का। कांग्रेस पार्टी ने कहा मेरा नहीं, इसका अपवाद क्यों किया जा रहा है? हजरत मोहानी नाम के एक मुस्लिम सदस्य थे, उसने तो खड़े हुए कहा कि वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर, वाई? ये जो उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? तो आयंगर ने एक लंबा एक्सप्लेनेशन दिया कि वहां पर अभी युद्ध चल रहा था, ये समस्या थी, यूएन में मामला गया है, बहुत ऐसा वैसा हुआ। नहीं माना, कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना और नतीजा ये हुआ गोपाल स्वामी आयंगर के पास को जाकर के और सरदार पटेल से विनती करनी पड़ी कि भाई ये कुछ करो, मुझे नेहरू जी ये काम देकर के गए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, करवाओ। और उन्होंने कैसे करवाया उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनमें से थे कि जिन्होंने भारतीय जनसंघ को स्थापना करने के बाद पहला जो राष्ट्रीय अधिवेशन किया कानपुर में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि एक देश में दो विधान हो, एक देश में दो राष्ट्रपति हो और एक देश में दो झंडे हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मैं दो राष्ट्रपति कहता हूं क्योंकि हमारा तो राष्ट्रपति नई दिल्ली में और जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति उसको कहते थे सदर रियासत, उस समय डॉक्टर करण सिंह बने, तो दो राष्ट्रपति। और पहला कानपुर का अधिवेशन, उसमें प्रमुख रूप से यही विषय देश की जनता को दिया जनसंघ के माध्यम से, और हम सब लोग उसमें लगे, आंदोलन हुआ और सबसे बड़ी बात चिन्ह के रूप में, संकेत के रूप में, निशान के रूप में, सिंबल के रूप में उन्होंने कहा कि ये क्या है? हमको बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई जाना चाहे तो उसको परमिट लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे कोई बाहर विदेश जाता है, इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है तो वीजा लेकर के जाना पड़ता है। उन्होंने कहा मैं परमिट नहीं लूंगा और ये मेरा तरीका होगा इस प्रकार की ड्यूअलिटी और जम्मू कश्मीर को एक प्रकार की अलग स्थिति देने का जो सोचा गया है, मैं उसका विरोध करने का यह तरीका निकालूंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी, वो उनके साथ साथ पहले तो दौरा किया देश भर का, और देश भर का दौरा करने के बाद पठानकोट गए, और पठानकोट के बाद जो पुल आता है जम्मू जाने के लिए, उस पुल पर नियम था कि कोई भी अगर जाएगा जम्मू की तरफ तो उसको परमिट लेना पड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार परमिट देती थी। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। पुल के आधे पर पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने पूछा उनसे आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं एक MP हूं, मेरा नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपका परमिट? उन्होंने कहा मैं संसद का सदस्य हूं और संसद ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार मुझे कहीं पर भी जाने का अधिकार है, और अगर तुम्हारी सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया है कि जिसके अनुसार मैं जा नहीं सकता तो आप जो मुझे दंड देना चाहे दंड दे, लेकिन मैं तो जाऊंगा, बिना परमिट के जाऊंगा।